नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो अपने पाठ नंबर 3 धातु और अधातु, इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक किया था कि हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने खनिज की परिभाषा पढ़ी थी, अयस्क की पढ़ी थी, गैंग, और फिर हमने उनका क्लासिफिकेशन किया था कि निम्न अभिक्रियाशील कौन सी होती हैं, उच्च अभिक्रियाशील कौन सी होती है। और फिर हमने उसमें लास्ट टॉपिक किया था कि सक्रियता नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब हमारी जो हेडिंग होगी वो है कि सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, कि मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण मतलब उनसे कैसे प्राप्त करते हैं। कि मध्य में जो धातुएं पाई जाती हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो पहले तो वो आपको सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए कि सक्रियता श्रेणी होती कौन कौन सी है, उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो उसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। जैसे कि कुछ ना कहो, मुझे अल्लाह जानता, फिर भी है क्या होगा आगे और पीछे। ये सिर्फ अपने क्या है याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाने वाली धातुओं की अभिक्रियाशीलता सबसे उच्च होती है। ये मध्य में पाई जाने वाली धातुएं हैं, ये अपने यहां तक लगभग होती है। और इसमें अपने कॉपर को भी ऐड कर लेते हैं, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाने वाली धातुएं होती हैं। कि ये सबसे ऊपर पाई जाने वाली जिनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, ये मध्य में पाई जाने वाली, और ये सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं। तो जो नीचे धातुएं पाई जाती हैं वो सल्फाइड एसिड के रूप में पाई जाती हैं। उनको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और फिर उसको धातुओं में प्राप्त कर लिया जाता है। अब अपने पढ़ेंगे कि मध्य में पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो इसमें मेन मेन कौन कौन सी धातुएं आती हैं, एक तो जेड एन, एफ ई, टीबी, हाइड्रोजन को आप छोड़ भी सकते हो, और एक आप इसमें सी यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये तीन होती है। अगर अपने ऐड करना चाहे तो ये एक और धातु हो जाएगी कॉपर। तो ये मध्य में पाई जाने वाली धातुएं हैं। और मध्य में जो धातुएं पाई जाती हैं वो दो प्रकार के अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। पहला अयस्क होगा वो कार्बोनेट होगा, और दूसरा अयस्क होता है वो कौन सा होता है, सल्फोनेट। तो इसमें अपने यहीं से शुरुआत करेंगे कैसे, कि सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाने वाली धातुएं धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है।
कौन कौन से अयस्क के रूप में पाई जाती है? एक तो सल्फाइड और एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। ठीक है। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है उनसे धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है वो होती है भर्जन। और जो कार्बोनेट अयस्क होता है उनसे धातु प्राप्त करने की विधि होती है, उसको बोलते हैं अपने निस्तापन। निस्तापन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूं कि इन अयस्कों की तुलना में इनके ऑक्साइड से इन धातुओं को पृथक करना आसान होता है। कि अयस्क से डायरेक्ट अपने धातु प्राप्त नहीं कर सकते, पहले इनको ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर उनका अपचयन करके फिर इसको धातु में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अपने क्या लिखेंगे इसमें कि इन धातुओं को अयस्क की तुलना में ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। आसान होता है। तो आप यहां तक लिखोगे। ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसके अंदर इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, और ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद में जैसे सल्फाइड होगा तो उसमें लगाएंगे भर्जन विधि, और अगर कार्बोनेट होगा तो उसको लगाएंगे निस्तापन विधि। तो भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा ही इन धातुओं को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो एक नंबर आप हेडिंग डाल दो, भर्जन विधि। इसमें क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड कौन सा, ये हो गया कि सल्फोनेट लिख दिया गया, सल्फाइड होगा बेटा, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर इसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं? भर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा भर्जन के बारे में पूछ लेते हैं कि भर्जन विधि किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसमें क्या लिखोगे कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है इसको, ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस विधि को वर्जन विधि कहते हैं। वर्जन कहते हैं। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर। तो सल्फाइड गैस कौन सा होगा? तो जैसे मैं लेता हूं कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, इसको वायु की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, और अधिक ताप पर
तो ताप को अपने सीधा ही लिख दो, क्या, तापन कर देंगे, ठीक है। अधिक ताप पर गर्म करके इसको सल्फ ऑक्साइड में बदला जाता है। तो इसका जो जेड एन होगा इसके ओ के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, जेड एन ओ। जिंक की संयोजकता +2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। तो एक दूसरे के पैर में जाएगी तो वो क्या, कि संयोजकताएं दोनों की बराबर है, तो अपना सूत्र है वो एज इट इज बनेगा। तो इसका नाम होगा जिंक ऑक्साइड, और प्लस में सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। कि सर इधर दो और एक 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो इसको बाद में संतुलित कर दिया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। अब इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं किसको, निष्कापन अभिक्रिया को। तो इसमें क्या है कि पहले तो सल्फाइड एस क्या है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर। दो नंबर विधि का नाम है अपने निस्तापन विधि। कि सल्फाइड की जगह कौन सा एस आ जाएगा, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट एस को सीमित वायु की उपस्थिति में, इसमें तो सीधा हमने वायु की उपस्थिति में बोला था, उसमें बोलेंगे अपने सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर इसे ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और इस क्रिया को अपने क्या बोलते हैं, निष्कापन बोला जाता है। तो इसमें आप लिखो कि सल्फाइड अयस्क को सीमित वायु सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर गर्म करने पर उसे ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो इसमें मामूली सा चेंज है, एक तो सल्फाइड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनेट आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ से रख कर सकते हो कि सर यहाँ पे आएगा क्या, कार्बोनेट। निष्कापन किसको करेगा, कार्बोनेट अयस्क को। तो एक तो चेंजिंग ये है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और कार्बोनेट के साथ में धातु कौन सी होगी, जिंक। तो इसका नाम हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। सीमित वायु है तो हम O2 की रिएक्शन नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तापन। और Zn और O मिलके क्या बना देंगे, ZnO प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ZnO प्लस में CO2 बनेगा। तो देखो यहां से भी अपने CO2 प्राप्त हो गया और इधर से भी हमें ZnO प्राप्त हो गया, मतलब ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। इसका नाम भी क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो एक बार वीडियो रोक के आप इसको लिख भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितना आपने लिख लिया होगा कि ये दोनों हमसे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, धातु ऑक्साइड के अंदर या जिंक ऑक्साइड के अंदर ये चेंज हो जाते हैं।
इसके बाद में अपने बात करेंगे, देखो नई लाइन से, कि हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जिंक ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करना अधिक आसान होता है मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का, कि कार्बन जैसे, कार्बन क्या होता है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर प्रयोग कर धातु ऑक्साइड को, या जिंक ऑक्साइड भी अपने कह सकते हैं, धातु, क्योंकि धातु तो यहाँ पे हो गई कौन, जिंक, और तो ये जिंक ऑक्साइड के धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो नीचे इसकी अभिक्रिया होगी। उदाहरण क्या है, मेरे पास में धातु ऑक्साइड के रूप में इधर भी जिंक ऑक्साइड था और वर्जन के अंदर भी जिंक ऑक्साइड था, तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, मैंने अपचायक का प्रयोग किया। तो ये इसमें क्या है, कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बना देगा, और प्लस में हमें धातु कौन सी प्राप्त होगी, जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमें मध्य अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको प्राप्त करने की दो प्रकार की विधियां हैं। कौन कौन सी, एक तो निस्तापन, और एक कौन सी होती है, वर्जन। तो देखो जिंक क्या है, मध्य अभिक्रियाशील। इसी प्रकार से हम आयरन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेड भी, और कॉपर तक भी जा सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें कि सक्रियता श्रेणी में उच्च अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील कौन कौन सी होंगी, जैसे कि सर एक तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और बेटा एल्यूमिनियम। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे ये अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में, कार्बन की तरह ही अपचायक के रूप में कार्य करती है। आगे नई लाइन से लिखेंगे कि मैग्नीज ऑक्साइड, और मैग्नीज का क्या होता है, Mn और O, MnO2, इसका पूरा फॉर्मूला होता है MnO2। सर मैग्नीज का तो होता है Mn, और ऑक्सीजन का हो जाएगा O। तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, MnO2 पर एल्यूमिनियम का चूर्ण डालने पर मैग्नीज धातु का मैग्नीज धातु विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नीज धातु विस्थापित हो जाती है।
तो मैग्नीज धातु क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। अतः यह क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब एक बार आप वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद अपने करेंगे आगे। देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड होगा MnO2 प्लस में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ। तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, Mn को अलग कर देगा। तो Mn तो हो गया अलग, मैग्नीज अलग हो गया, और इधर बन जाएगा Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनेगा। ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो जो मैग्नीज धातु होती है वो हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने जिंक को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन। और इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने विस्तार से पहले पाठ के अंदर पढ़ा था। तो अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। जिस कारण धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो सर इसमें अधिक मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। अगर ऊष्मा प्राप्त होगी, निकलेगी ऊष्मा अधिक मात्रा में, तो धातु हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती है। और अतः ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कि अत्यधिक इसमें ऊष्मा निकलती है, प्राप्त होती है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो सकती है। इसके बाद में अपनी एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है, वो है थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया। वो आप लिखोगे तो हेडिंग डाल दो आप, थर्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अपने आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया है वो एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें साथ साथ में ऊष्मा है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो आयरन धातु होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो उस आयरन धातु का उपयोग है वो अपने रेल की पटरी की दरारों को आपस में जोड़ने में, और मशीनी पुर्जों को भी आपस में जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस कारण इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग है वो कहां कहां पर करते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा लिखते हैं अपने कि थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी व सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को देके ही हमें पेपरों में सवाल भी पूछा जाता है। तो रेल की पटरी व मशीनी
पुर्जों की दरारों को भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमने इसके क्या बता दिया, प्रयोग बता दिया। इसके बाद में इसमें लिखो आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में भी क्या होगा, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो एक बार आप यहां तक लिखो। मैं थोड़े इसमें जो मार्कर का कलर था वो थोड़ा लगा, तो अब इसमें ये ठीक है कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो आयरन धातु विस्थापित हो जाती है तथा आयरन धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। गलित अवस्था में प्राप्त होती है कि ये आयरन धातु है वो गलित अवस्था में प्राप्त होगी, और इसी लिक्विड आयरन धातु को अपने रेल की पटरी या मशीनी पुर्जों की दरारों के बीच में डाल देते हैं ताकि ये जॉइंट आपस में हो जाते हैं और वो जुड़ जाते हैं। तो इसकी अपने अभिक्रिया लिखेंगे कि आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम। अब ये विस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें से ऊष्मा तो निकलेगी, तो ये आयरन को अलग करेगी तो आयरन क्या हो जाएगा, अलग। और आयरन हमें किस अवस्था में मिलता है, लिक्विड अवस्था में मिलता है। और बनेगा क्या, वही एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और प्लस में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ये अपने क्या हुई कि थर्मिट अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, निष्कापन और वर्जन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा हमने, और मध्य में पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण है वो इस प्रकार से किया जाता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण है वो किस प्रकार किया जाता है। हेडिंग डालो आप कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का
निष्कर्षण कि सर जो सबसे ऊपर धातुएं स्थित होती हैं वो ना तो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है और ना ही कार्बोनेट एस के रूप में, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। और कौन कौन सी होंगी कि यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये धातुएं होती है वो अपने सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होंगी और इनकी अभिक्रियाशीलता भी क्या होगी, उच्च होगी। तो ना तो सल्फाइड ना ही कार्बोनेट है इसके रूप में। तो सर इनको किस प्रकार से अलग करते हैं, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करते हैं कि कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर इन धातुओं का पृथक्करण नहीं किया जा सकता। कि इनके अगर अपने ऑक्साइड भी देख लें कि इन धातुओं के ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वही अपने बात लिखेंगे इसमें कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं और कौन कौन सी है, तो एक बार आप और लिख दोगे, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे ये के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर नहीं किया जा सकता। तो सर कि इन धातुओं के क्लोराइड आयन में इन धातुओं के क्लोराइड आयनों में विद्युत धारा प्रवाहित कर इनको प्राप्त किया जा सकता है, विद्युत अपघटन कर इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके अपने आगे लिखेंगे 1 पॉइंट इसके अंदर और ऐड कर लो आप कि इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ में अधिक होती है। तो ये भी आप लिख लो इसके अंदर कि इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इन धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ अधिक होती है। आगे नई लाइन से लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, कॉमा एल्यूमिनियम के क्लोराइड आयन को, कौन से आयन, क्लोराइड आयनों को गलित अवस्था में, मेरे साथ साथ में आप भी लिख सकते हो कि गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कर इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में, चलो इधर से ही लिख दो आप बीच में से, कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत अपघटन प्रक्रिया में एनोड पर, और एनोड कौन सा होता है सर, प्लस वाला, एनोड पर क्लोराइड आयन तथा कैथोड पर कैथोड पर सोडियम या धातु आयन, धातु कोई भी हो सकती है, उच्च अभिक्रियाशील में से प्राप्त होता है। कैथोड पर और एनोड पर प्राप्त होता है। कि सर एनोड पर तो हमें क्लोराइड आयन मिलेंगे और कैथोड पर हमें क्या मिलेंगे, कैथोड पर हमें क्या मिलेंगे, सोडियम आयन। सर कैथोड होता है माइनस वाला, माइनस वाले पे प्लस वाले मिलेंगे और प्लस वाले पे माइनस वाले आपको मिलेंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा कि, चलो अपने थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, कि कैथोड पर और एनोड पर हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड, और कैथोड होता है हमारा कौन सा, प्लस होगा या माइनस, माइनस वाला, और एक तरफ लिख दूंगा मैं एनोड। और एनोड कौन सा होता है सर, प्लस वाला सिरा होता है, उसको एनोड बोलते हैं। कि इसमें जो सोडियम आयन होगा, सोडियम आयन मतलब Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये किसमें टूट जाएगा, Na बना देगा। कि जब भी प्लस होगा तो उस पर जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ये आयन ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्लोराइड आयन होता है Cl, ये माइनस, अगर एक माइनस है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, और तो ये टूट जाएगा किसमें, Cl, और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार अपने क्या है कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है, तो वो हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया। लेकिन फिर भी इन धातुओं में कुछ अशुद्धि रह जाती है, जिसे अपने विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप अपने YouTube चैनल से नए जुड़े हो तो अपने एबीबी लर्निंग हब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।